मधुपुर राज्य में राजा भानुदेव, महारानी ललिता और राजकुमारी नंदिनी के साथ रहते थे। नंदिनी बचपन से ही नकाब में रहती थी, जिससे उसका चेहरा रहस्य बना हुआ था। लोग तरह तरह की बातें करते, कोई उसे अभिशप्त कहता, कोई अप्सरा, पर सच्चाई सिर्फ नंदिनी जानती थी। एक शाम वो तालाब किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। राजकुमारी अपने मन में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी भी कीमत पर इस राजकुमार के सामने नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो मेरा इतने दिनों का रहस्य सबके सामने आ जाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी तालाब से एक मछली प्रकट होती है। राजकुमारी, तुम पिछले 20 वर्षों से इस तालाब पर आती हो और इतने दिनों में मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखा। आज ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना रो रही हो? देखो, मैं कैसे राजकुमार के सामने जा सकती हूँ? मेरे माता पिता ने कल मेरे लिए एक लड़का देखा है, राजकुमार, जो बहुत ही सुंदर है। किसी चीज में कोई कमी नहीं है। और तुम तो जानते ही हो मेरा चेहरा कैसा है। अगर मेरा ये भेद सबके सामने खुल गया तो पता नहीं मैं कैसे जी पाऊंगी। तो अब तुम क्या करना चाहती हो राजकुमारी? कुछ भी हो जाए, पर मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें इससे बचने का एक उपाय बताती हूँ। अगर तुम वैसा करोगी तो तुम्हें कभी भी विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मछली राजकुमारी के कान में कोई गहरा रहस्य कह देती है। उसके बाद राजकुमारी वापस राजमहल लौट आती है, जहां 2 दासियां बातें कर रही होती हैं। अरे, तुमने सुना? राजकुमारी पूरे 20 वर्ष की हो गई है, लेकिन अभी तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। मुझे तो छोड़ो, महल में किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा। ऐसा क्या कारण है कि राजकुमारी हमेशा नकाब में रहती हैं? अरे, तुम्हें कैसे पता चलेगा जब मैं उनकी खास दासी हूँ और हर वक्त राजकुमारी के साथ रहती हूँ? फिर भी मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, तो तुम कैसे देख पाओगी? जरूर कोई गहरा रहस्य है जो हम लोगों को नहीं पता। कहीं राजकुमारी इंसान है भी या नहीं? उनके चेहरे के पीछे कहीं कोई जानवर का चेहरा तो नहीं है? चुप हो जाओ, तुम क्या कह रही हो? अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। ये सारी बातें राजकुमारी नंदिनी सुन लेती है और चुपचाप अपने कक्ष में चली जाती है। राजकुमारी अपने मन में, जो कोई भी मेरा चेहरा देखना चाहता है वो कभी नहीं देख पाएगा। मेरे चेहरे के पीछे जो रहस्य है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। रात बीत जाती है और अगली सुबह राज दरबार में सभा लगती है। महारानी, हमारी राजकुमारी के लिए कई सारे राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारी राजकुमारी वैसे भी अब 20 साल की होने वाली है, तो उनका एक अच्छे राजकुमार से विवाह कर देना उचित रहेगा। बेटी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? वैसे भी तुम जिसे पसंद करोगी उसी से मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। पिताजी, मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटी? ये तो मैं कल राजसभा में ही बताऊंगी। फिर अगली सुबह होते ही सभी राज दरबार में इकट्ठे हो जाते हैं। सभी राजकुमार राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जताते हैं। तभी सबसे लास्ट में एक राजकुमार उठकर कहते हैं, महाराज, मैं विक्रमगढ़ राज्य का राजकुमार सौरभ हूँ। मैंने राजकुमारी नंदिनी की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। पिताजी, मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो बिना मेरा चेहरा देखे मुझे स्वीकार करेगा। ठीक है राजकुमारी, मैंने वैसे भी सुना है कि आप अत्यंत सुंदर हैं, तो चेहरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप रूप और गुण दोनों में अद्वितीय हैं, इसलिए मुझे ये विवाह मंजूर है।
पिताजी, मुझे ये राजकुमार पसंद है, मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो तय रहा, विक्रमगढ़ राज्य का राजकुमार ही मेरी राजकुमारी का पति बनेगा। बाकी राजकुमारों से मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सब भोजन ग्रहण करके राज दरबार से विदा हों। राजकुमारी मन ही मन मुस्कुराती है। राजकुमारी अपने मन में, चलो, इसने तो बिना चेहरा देखे ही मुझसे विवाह के लिए हाँ कर दी। अच्छा हुआ कि उसने मेरी सुंदरता की चर्चा पहले से सुन रखी है, वरना मेरे लिए तो मुसीबत बन जाती। अगली सुबह राजकुमार राजमहल आते हैं। दासी, सुनो, मुझे राजकुमारी से एकांत में मिलना है। जाकर कहो कि उनका होने वाला पति उनसे मिलने आया है। जी राजकुमार, मैं अभी जाकर उन्हें सूचित करती हूँ। ज्योति राजकुमारी के कक्ष में जाती है। राजकुमारी, विक्रमगढ़ राज्य के राजकुमार आपसे मिलने आए हैं और एकांत में मिलना चाहते हैं। राजकुमारी अपने मन में, अरे ये क्या, कहीं वो मेरा चेहरा देखने की जिद न करने लगे। अब मैं क्या करूं? मैं शादी से पहले अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती, यही मेरा रहस्य है। क्या हुआ राजकुमारी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। सुनो, गांव में जो सबसे सुंदर लड़की हो उसे 10 मिनट के अंदर मेरे महल में लेकर आओ। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? गांव की लड़की का क्या काम है? मैं जितना कहूँ उतना ही करो, ज्यादा सवाल मत करो। जी राजकुमारी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ज्योति गांव की ओर जाती है, जहां एक गरीब लड़की रावी अपने अंधे पिता के साथ झोंपड़ी में रहती थी। पिताजी, मैं आज भी पूरे गांव में काम की तलाश में गई, पर किसी ने काम नहीं दिया। मैं थक गई हूँ, क्या करूँ? कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं एक बाप होकर तुझ पर बोझ बन गया हूँ। मुझे तेरी देखभाल करनी चाहिए थी, पर मैं अंधा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं तेरा क्या सहारा बनूं? हे भगवान, मुझे उठा ले। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरे लिए सब कुछ है। जब तू पैदा हुई थी तभी मेरी आंखों की रोशनी चली गई और तभी तेरी माँ भी चली गई बेटी। अब मैं तेरा क्या करूं? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तभी ज्योति वहां पहुंचती है। तुम रावी हो, तुम्हें काम की जरूरत थी ना? चलो मेरे साथ, राजमहल चलो। राजकुमारी ने तुम्हें अपनी सेविका बना लिया है। क्या सच में राजकुमारी ने मुझे काम दिया है? ये तो बहुत खुशी की बात है। पिताजी, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। रात हो गई है बेटी, सुबह चली जाना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिताजी, हमें पैसों की जरूरत है ताकि हम खाना खा सके। अब रात या दिन देखने का वक्त नहीं है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ज्योति रावी को लेकर महल पहुंचती है और राजकुमारी के कक्ष में ले जाती है। राजकुमारी, ये रावी नाम की लड़की है, जो गांव की सबसे सुंदर लड़की है। ये अपने अंधे पिता के साथ रहती है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। ज्योति चली जाती है। कुमारी, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या मुझे काम देने वाली हैं? हाँ, पर जो मैं कहूँ वही करना होगा। ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। ठीक है राजकुमारी, मैं वचन देती हूँ। देखो, ये मेरे सारे गहने और पोशाक हैं, इन्हें पहन लो और मेरी तरह नकाब पहनकर मेरे होने वाले पति से मिलो। पर ध्यान रहे, अपना चेहरा मत दिखाना, उनसे बस बातें करके लौट आना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मैं नहीं बल्कि गांव की एक लड़की हो। ये आप क्या कह रही है राजकुमारी? अगर किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? और आप अपने होने वाले पति के सामने मुझे क्यों भेजना चाहती है? तुम्हें सही और गलत की चिंता है या धन की? मुझे धन चाहिए। मेरे पिता अंधे हैं और घर में खाने को कुछ नहीं है। तो फिर उतना ही करो जितना कहा है, बाकी की चिंता मत करो।
ठीक है, मैं वचन देती हूँ, ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। रावी राजकुमारी का रूप धारण कर बगीचे में पहुंचती है, जहां राजकुमार इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी, आप आ गईं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। रावी अपने मन में, हे भगवान, ये तो मुझे सच में राजकुमारी समझ रहे। अब मैं क्या करूं, क्या कहूं? राजकुमार, मैं तैयार हो रही थी, इसी में देर हो गई, कृपया क्षमा करें। क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। आप हमारे राज्य की भावी रानी हैं। मैं तो बस आपसे मिलने और आपका चेहरा देखने आया था। आपकी सुंदरता की चर्चा बहुत सुनी है, पर अपनी आंखों से देख लूं तो जीवन का सबसे बड़ा निर्णय सहज हो जाएगा। राजकुमार, मैं अभी अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ, विवाह के बाद ही चेहरा दिखाऊंगी। मेरे माता पिता और लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। नकाब के पीछे क्या है कौन जाने। मुझे आप पर भरोसा है, पर एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि सबकी अफवाहें खत्म हो जाएं। रावी अपने मन में, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने चेहरा नहीं दिखाया तो शायद रिश्ता टूट जाएगा, और अगर दिखा दिया तो सब सच सामने आ जाएगा। क्या सोचने लग गई राजकुमारी? ठीक है, मैं आपको अपना चेहरा दिखाती हूँ। रावी धीरे धीरे अपना नकाब हटा लेती है। राजकुमार उसके सौंदर्य को देखकर चकित रह जाते हैं। मैंने इतनी सुंदरता तो कभी नहीं देखा है। अब मुझे सारी अफवाहों का जवाब मिल गया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे ही, चाहे जो हो जाए। राजकुमार चला जाता है। रावी भागकर राजकुमारी के पास जाती है। बताओ, क्या कहा राजकुमार ने? उसने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा? राजकुमारी, मैं चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, पर उन्होंने जिद की, अगर चेहरा नहीं दिखाती तो शायद रिश्ता टूट जाता, इसलिए मैंने मजबूरी में दिखा दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। अब से तुम मेरे कमरे में रहोगी। जब जब राजकुमार मिलने आएंगे तुम ही मेरी जगह उनसे मिलना, और ये बात किसी को मत बताना। ठीक है राजकुमारी, जैसा आप कहें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। फिर एक रात को राजकुमार धीरे धीरे महल में प्रवेश करते हैं। राजकुमार अपने मन में, 2 दिन हो गए हैं, राजकुमारी का चेहरा देखे बिना नींद नहीं आती। आज चोरी छुपे जाकर देखूंगा कि वो सोते वक्त कितनी प्यारी लगती हैं। राजकुमार खिड़की से झांकते हैं। राजकुमारी आईने के सामने नकाब हटाती है। उसका चेहरा भयानक दिखता है। राजकुमार घबरा जाते हैं। राजकुमार अपने मन में, हे भगवान, ये राजकुमारी ही है ना? 2 दिन पहले तो इतनी सुंदर थी, ये अचानक क्या हो गया? राजकुमार कमरे में घुस जाते हैं। राजकुमार, आप यहाँ इस वक्त? वो जल्दी से चेहरा ढकने लगती है। अब चेहरा छुपाने से कोई फायदा नहीं, मैंने सब देख लिया है। बताइए, क्या कोई श्राप है? नहीं राजकुमार, ये श्राप नहीं, मैं जन्म से ऐसी हूँ। यही मेरा असली चेहरा है। इसी वजह से मैं किसी को नहीं अपना चेहरा दिखाती हूँ। मेरे परिवार वाले सब जानते हैं, पर फिर भी मेरी शादी करना चाहते हैं। लेकिन जो लड़की मुझसे मिलने आई थी, वो कौन थी? वो मेरी दोस्त थी, रावी। मैंने उसे भेजा था ताकि तुम अगर चेहरा देखने की जिद करो तो वो दिखा दे और रिश्ता बचा रहे। ये गलत किया राजकुमारी। अगर तुम सच्चाई बताती तो मैं तुम्हारे इस चेहरे के साथ भी शादी करता, लेकिन धोखे से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मैं डर गई थी कहीं आप इनकार न कर दें। नहीं, मैं अब भी शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने मेरा मन बदल दिया है। तुम्हारे अंदर ये जो अपना चेहरा छुपाने का जो दर्द है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मुझे आपके चेहरे से नहीं, आपके दिल से प्रेम है, और मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। ये शादी उसी तरह से होगा जिस तरह तय किया गया है। कुछ दिन बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मैं 2-3 दिन से महल में हूँ, पर वो लड़की रावी कहाँ है?
मुझे क्यों नहीं दिख रही? वो रावी को खोजते हैं पर नहीं मिलती। अचानक रावी महल से बाहर जाती दिखती है। राजकुमार दौड़कर उसके पास आते हैं। रावी, तुम जा रही हो? राजकुमार, आप यहाँ? मुझे सब पता चल गया है कि तुम राजकुमारी बनकर मुझसे मिलने आई थी, लेकिन तुमने एक बार सच्चाई बता सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। अगर मैं राजकुमारी की बात नहीं मानती तो वो मेरा नुकसान कर देती। मेरे पिता अंधे हैं और मुझे धन चाहिए था, इसलिए मैंने उनकी जगह ली। कृपया ये बात राजा को मत बताइएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस तुम्हें आखिरी बार देखना था। देखिए राजकुमार, अब आपकी शादी राजकुमारी से होने वाली है। मुझसे कोई संबंध ना रखिए। अगर राजकुमारी को पता चल गया तो वो मुझे बर्बाद कर देंगी। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। रावी चली जाती है। राजकुमार उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। तभी पेड़ के पीछे से राजकुमारी ये सब देख लेती है। राजकुमारी अपने मन में, ये बात है, कल तक कह रहे थे कि उन्हें मेरे चेहरे से नहीं मुझसे प्रेम है, और आज उसे जाते देख एकटक देखे जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं राजकुमार को किसी कीमत पर नहीं खो सकती। राजकुमारी परेशान होकर अपने कक्ष में आ जाती है। क्या हुआ राजकुमारी, आप चिंता में लग रही हैं? 2 दिन बाद आपकी शादी है। मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। राजकुमारी बताइए ना, मैं मदद करूंगी। मेरा दिमाग बहुत तेज है। मेरी माँ कहती थी कि मैं हर मुश्किल का हल निकाल लेती हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर महारानी। ठीक है, तुमने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा ना? नहीं राजकुमारी, मैं बचपन से आपकी सेवा में हूँ, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं आपका सुंदर चेहरा देख सकूं। तो आज देखो मेरा चेहरा। राजकुमारी नकाब हटा लेती है। दासी डरकर पीछे हट जाती है। ये चेहरा, इतना भयानक चेहरा मैं तो आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा है राजकुमारी। ये मेरा जन्मजात चेहरा है, इसी वजह से मैं इसे सबसे छिपाती हूँ। पर राजकुमार जब देखेंगे तो वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमार ने तो मेरा चेहरा देख रखा है। वो मुझे पसंद करते हैं, मुझसे शादी करने के लिए हाँ भी कर दिए हैं। लेकिन उस दिन तुम जिस लड़की को लेकर आई थी, वही जाकर राजकुमार से मिली थी और उसका चेहरा राजकुमार ने देख लिया था। नहीं नहीं राजकुमारी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे वो तो भूखे नंगे घर से है। उसके घर में खाने के लिए तो एक वक्त का खाना भी नहीं है। भला राजकुमार एक भिखारी से क्यों शादी करेंगे? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो जरूर मुझसे मेरे राजकुमार को छीन लेंगी। राजकुमारी आप चिंता नहीं करिए। जब उन्होंने कहा है कि आपके दिल से प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम करते हैं, तो वे जरूर आपके पास आएंगे और आप निश्चिंत रहिए। ज्योति वहाँ से चली जाती है। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं राजकुमार पर नजर रखूंगी। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। दिन गुजर जाता है। आधी रात होती है। राजकुमार उठ जाते हैं और महल से बाहर जाने लगते हैं। तभी राजकुमारी देख लेती है। राजकुमारी अपने मन में, अरे इतनी रात को भला राजकुमार कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए कि कहीं ये उसी रावी के घर तो नहीं जा रहे हैं। राजकुमारी राजकुमार का पीछा करती है और राजकुमार रावी के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो ये रावी के ही घर पर आए थे, यानी कि ये मुझसे शादी करना चाहते हैं और दिल से ये रावी के लिए प्यार करते हैं। राजकुमार मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते हैं। राजकुमारी आगे बढ़ती है। तभी पीछे से ज्योति आ जाती है। राजकुमारी ये क्या कर रही हैं आप? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? राजकुमारी, आपने जब से अपनी सच्चाई मुझे बताया है, तब से मैं भी राजकुमार पर नजर रख रही हूँ। कहीं राजकुमार सच में उस भूखी भिखारी से प्यार तो नहीं करने लगे हैं। लेकिन ये दृश्य देखकर मुझे यकीन हो गया कि राजकुमार जुबान से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में रावी के लिए प्रेम जाग गया है। फिर मैं क्या करूं?
मैं राजकुमार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और राजकुमार को इस तरह हर दिन रावी के करीब जाते हुए देख मेरा दिल कांप रहा है। राजकुमारी, आप जिस तालाब के पास रोज जाती हो और एक मछली से बात भी करती हो, वो एक जादुई मछली है। आप उसके पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढ सकती हो। हाँ, मैं उसके पास तो बचपन से ही जाती हूँ और उससे बात भी करती हूँ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती है। आप उससे मदद लेने की कोशिश नहीं किए होंगे। वो सबकी इच्छा पूरी करती है। अगर उसे मेरी मदद करनी होती तो बचपन से मैं इतनी बदसूरत हूँ और उसने मेरा चेहरा कई बार देखा है, तो वो मेरा चेहरा ठीक नहीं कर देती। आपने ढंग से मदद नहीं मांगी होगी। आप चलिए मेरे साथ। राजकुमारी और ज्योति दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और तालाब के किनारे पहुंचते हैं। हे जादुई मछली, तालाब से बाहर आओ, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तेज रोशनी फैलती है और जादुई मछली प्रकट होती है। आज क्या बात है? राजकुमारी के साथ साथ उनकी सेविका ज्योति भी आई है। बताओ क्या समस्या है? मुझे आपसे एक शिकायत है। भला मुझसे क्या शिकायत हो सकती है? बचपन से मेरी मालकिन आपके पास आ रही है। आपका और मेरी मालकिन का इतना अच्छा दोस्ती भी है, फिर भी मेरी मालकिन इतनी उदास रहती है और हर वक्त परेशान रहती है। तो आप उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं? देखो, वो राजकुमारी बस हमसे अपने दुख सुनाती थी और मेरा सुनती थी, लेकिन कभी भी उसने मुझसे मदद नहीं मांगी। ठीक है, लेकिन अब मदद चाहिए राजकुमारी को। आप उनका चेहरा सुंदर कर दो, इतना सुंदर कर दो कि कोई भी उनका चेहरा देखकर दीवाना हो जाए। हाँ, मुझे बिल्कुल रावी जैसा सुंदर चेहरा चाहिए, ताकि मेरा चेहरा देखकर सभी खुश हो जाएं और मैं ये नकाब हटाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। अगर मेरा चेहरा उसके जैसा हो गया तो राजकुमार मेरा हो जाएगा और मुझसे प्यार करेगा। रावी वो गरीब लड़की गांव की। तुम कैसे जानती हो उसे? उसने मुझसे मेरा पति छीनने की कोशिश की। वो बहुत ही चालाक लड़की है। क्योंकि मेरे पास जादुई शक्ति है, मैं सभी के बारे में जानकारी रखता हूँ। तो ठीक है, किसी भी तरह आप उसका चेहरा राजकुमारी को दे दो। उसके लिए उसे मेरे पास लाना होगा, तभी मैं उसका चेहरा राजकुमारी को दे सकता हूँ। ठीक है, मैं ये जरूर करूंगी, क्योंकि वो मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। जब उसका भी चेहरा बदसूरत हो जाएगा तो मेरा बदला भी पूरा होगा और मैं सुंदर भी बन जाऊंगी। जादुई मछली वहां से चली जाती है। देखो, रात है, कुछ समय में सुबह भी हो जाएगी। तुम सुबह की पहली किरण होते ही उसके पास चल जाना और उसे किसी तरह लेकर हमारे यहाँ तालाब के किनारे आ जाना। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी ही निकल पड़ती हूँ। थोड़ी देर में सुबह होती है और ज्योति रावी के घर पहुँचती है। अरे ज्योति जी, आप यहाँ? कहिए, क्या हुआ? राजकुमारी ने फिर से कोई काम दिया है क्या? हाँ, राजकुमारी तुम्हें तालाब के किनारे मिलना चाहती हैं और तुम्हें अभी इसी वक्त चलना होगा। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। ज्योति रावी को लेकर तालाब के किनारे आ जाती है। राजकुमारी, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था? हे जादुई मछली, सामने प्रकट हो। तेज रोशनी फैलती है और जादुई मछली प्रकट होती है। जैसा तुमने मुझसे वादा किया था वैसा अपना वादा पूरा करो। तभी तेज रोशनी होती है और रावी का चेहरा राजकुमारी में बदल जाता है तथा राजकुमारी का चेहरा रावी में। ये आपने क्या किया राजकुमारी? मेरे पास तो बस एक सुंदर चेहरा ही था। आपने मुझसे मेरा चेहरा क्यों छीन लिया? मैं गरीब हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा कभी तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। तुमने राजकुमार को मुझसे छीनने की कोशिश की, इसलिए अब तुम इसी बदसूरत चेहरे में रहोगी। नहीं राजकुमारी, मैंने कभी आपका घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैं राजकुमार को जानती तक नहीं। ये कोई गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें राजकुमार के साथ देखा था। महल में भी तुम उनसे बातें कर रही थी और कल रात भी राजकुमार तुम्हारी झोपड़ी के बाहर आए थे। राजकुमार, वो तो बस बात समझाने आए थे। हमारे बीच कोई प्रेम नहीं है। और जब वो मेरे घर आए थे तो मैंने उन्हें लौट जाने को कहा था,
भगवान के लिए मुझे मेरा चेहरा वापस कर दीजिए। नहीं, अब तो तुम इसी रूप में रहोगी। रावी फूट फूट कर रोने लगती है। जादुई मछली, तुम तो एक पवित्र आत्मा हो। तुमने इंसानों में भेदभाव क्यों किया? मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? मेरा चेहरा तुमने राजकुमारी को क्यों दे दिया? तुम एक गलत रास्ता अपनाने वाली लड़की हो। तुमने राजकुमारी की खुशियां छीनने की कोशिश की। ये बचपन से मेरे पास आती थी और मैं इसे दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रावी जोर से रोने लगती है, तभी पीछे से राजकुमार आ जाते हैं। रावी, तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए हम दोनों विवाह कर लेते हैं जैसा आपने कहा था। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। तुमने जादुई मछली की मदद से रावी का चेहरा अपने पास ले लिया और अपना चेहरा उसे दे दिया। तुम ऐसा क्यों कर सकती हो? तुम एक लड़की होकर इतनी नीच योजना कैसे बना सकती हो? आप मुझसे कहते थे कि मुझसे प्रेम करते हैं, पर आप तो इस रावी के प्रेम में पड़ गए थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम गलत हो राजकुमारी। मैं रावी से बस उसके पिता और घर की हालत जानने गया था, और कल रात जब मैं गया तो वो कई दिनों से भूखी थी। मैं धन लेकर गया था, पर उसने लेने से मना कर दिया और मुझे लौटने को कहा। तुमने छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया और उसकी सुंदरता छीन ली। तुम सच में दया के योग्य नहीं हो। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारा दिल कोयले जैसा काला है। नहीं राजकुमार, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको खोना नहीं चाहती थी। हे जादुई मछली, तुम तो न्याय की प्रतीक हो। किसी गरीब लड़की के साथ इतना अन्याय कैसे कर सकती हो? इसके पिता अंधे हैं और ये खुद मेहनत से जीती है। अगर ये बदसूरत रही तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कृपा कर इसका चेहरा वापस कर दो। राजकुमार, मैंने राजकुमारी की बातों पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अब सच सामने है। मैं अपनी जादू शक्ति वापस लेती हूँ। तेज रोशनी फैलती है और दोनों के चेहरे अपने अपने रूप में लौट आते हैं। अब जब सच सामने आ गया है तो मैं रावी से विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमार, मैं गरीब लड़की हूँ। आप मुझसे विवाह क्यों करेंगे? क्योंकि मैं उस कलंक को मिटाना चाहता हूँ जो राजकुमारी ने तुम्हारे ऊपर लगाया है। इतने में महाराज और महारानी वहां आते हैं। मुझे सब पता चल गया है राजकुमारी, तुमने क्या किया। मेरे गुप्तचर ने सब बातें बताया है। बेटी, तुम्हारी आत्मा की सुंदरता ही तुम्हारे चेहरे का रूप थी, लेकिन तुमने लोभ से खुद का चेहरा सदा के लिए कुरूप बना लिया। अब ये चेहरा कभी ठीक नहीं होगा। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुमने एक मासूम लड़की की सुंदरता छीनने की कोशिश की। महाराज, मुझे क्षमा करें। अब मैं राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा। मैं रावी से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब मेरी बेटी ही गलत निकली तो तुम दोषी नहीं हो। ये लड़की गरीब है और उस पर कलंक लगा है, तो कोई इससे विवाह नहीं करेगा। तुम कर सकते हो। नहीं पिताजी, ऐसा मत करें। मैं राजकुमार से प्रेम करती हूँ। आप उन्हें मुझसे अलग मत कीजिए। चुप हो जाइए। ये कोई खिलौना नहीं कि जबरदस्ती हासिल कर लें। ये राजकुमार की जिंदगी का सवाल है। अब चलो मेरे साथ। राजा, रानी और राजकुमारी वहां से चले जाते हैं। मुझे खुशी है कि अब सब कुछ ठीक है। किशोर अपनी इकलौती बेटी सुमन के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। किशोर एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करके गुजारा करता था, लेकिन पिछले 3 सालों से सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उसकी फसल बार बार बर्बाद हो रही थी और सेठ रघुनाथ का कर्ज उसके सिर पर लटका रहा था। सुमन बहुत समझदार और मेहनती थी। वो गांव में लोगों के लिए सिलाई का काम करती थी और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। किशोर की उम्र अब इतनी हो चुकी थी कि उसका शरीर साथ नहीं देता था
फिर भी वो अपनी बेटी की शादी के लिए हर दिन मेहनत करने निकल पड़ता था। एक सुबह जब किशोर खेत की ओर जा रहा था, सुमन ने उसे रोक लिया। पिताजी, आप हर सुबह खेत की ओर क्यों चले जाते हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपका शरीर इतनी मेहनत नहीं झेल सकता। पिछले 3 सालों से सूखा पड़ा है, खेत में कुछ उगने वाला नहीं है। आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप घर पर रहकर आराम क्यों नहीं करते? मैं सिलाई करके जो थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। कृपया मेरी बात मान लीजिए पिताजी, मुझे आपकी चिंता होती है। बेटी, तू मेरी कितनी फिक्र करती है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ? तुझे तो पता है, सेठ रघुनाथ का कर्ज मेरे सिर पर बोझ की तरह लटक रहा है। 3 साल पहले उसने हमें पैसे दिए थे और अब वो हर महीने ब्याज बढ़ाता जा रहा है। अगर मैंने उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। और फिर तू, मेरी प्यारी बिटिया, तेरी शादी का सपना मैंने कितने अरमानों से देखा है। मैं कैसे अपने इस सपने को टूटने दूं? मुझे डर है कहीं सेठ रघुनाथ परसों पैसे लेने आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। वो बहुत बेरहम इंसान है बेटी। पिताजी, आप हर वक्त इतना क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि सेठ रघुनाथ बहुत सख्त और लालची है, लेकिन आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सिलाई का काम और बढ़ा लूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी ताकि हम उसका कर्ज चुका सके। और मेरी शादी की चिंता आप छोड़ दीजिए। मेरे लिए सबसे जरूरी आपकी सेहत और हमारा ये छोटा सा घर है। बस आप हिम्मत मत हारिए पिताजी। सुमन की बात सुनकर किशोर की आंखें भर आई। उसका दिल अपनी बेटी की समझदारी देखकर गर्व से भर गया, लेकिन सेठ रघुनाथ का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो बिना कुछ बोले खेत की ओर निकल गया। सुमन अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर बहुत दुखी थी। उसी वक्त पड़ोसन सुनीता उनके घर आई। सुमन बेटी, मैंने अभी किशोर को खेत की ओर जाते देखा। वो फिर से इतनी सुबह काम पर क्यों जा रहा है? मैंने उससे कई बार कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी वो हर दिन खेत पर जाता है। तू उसे समझाती क्यों नहीं बेटी? मैं तो किशोर को अपने भाई की तरह मानती हूँ, मुझे उसकी चिंता होती है। सुनीता चाची, मैंने पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन वो मानते ही नहीं। सेठ रघुनाथ के कर्ज की वजह से वो हर वक्त परेशान रहते हैं। उन्हें डर है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो सेठ हमारी जमीन छीन लेगा। मैं सिलाई करके जितना कमा लेती हूँ उससे घर तो चल जाता है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए वो काफी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूँ। बेटी, तू हिम्मत मत हार। मैं जानती हूँ कि सेठ रघुनाथ बहुत बेरहम इंसान है। उसने गांव के कई लोगों को बर्बाद कर दिया, लेकिन भगवान सब देखता है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मेरे पास भले ही ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो मैं तुम्हारे लिए दे सकती हूँ। चाची, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहती हो, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आप भी तो मुश्किल से अपना घर चलाती हो। मैं बस यह चाहती हूँ कि पिताजी की परेशानी जल्द खत्म हो जाए। शाम को जब किशोर घर लौटा तो सुमन ने उसे खाना परोसा और फिर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं दिन रात सोचती रहती हूँ कि हम सेठ रघुनाथ के कर्ज से कैसे छुटकारा पाए। क्या हम किसी से थोड़ी दिन के लिए पैसे उधार नहीं ले सकते? अगर हमने सेठ को कुछ पैसे दे दिए तो शायद वो हमें और वक्त दे दे। मैं और मेहनत करूँगी और हम धीरे धीरे सारा कर्ज चुका देंगे। आप बताइए पिताजी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बेटी, तू कितनी मासूम है। इस गांव में कौन हमें पैसे देगा? हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में फंसा हुआ है। मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी गरीब हैं। वे खुद मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, और अगर कोई हमें पैसे दे भी दे तो उसे लौटाने का बोझ भी तो हम पर ही आएगा। मैं नहीं चाहता कि तू अपनी सारी जिंदगी कर्ज चुकाने में बिता दे। मेरे पास कोई अमीर दोस्त नहीं है जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सके। सेठ रघुनाथ परसों पैसे लेने आएगा और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है।
पिताजी, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? मैं जानती हूँ कि सेठ रघुनाथ बहुत सख्त इंसान है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन छीन लेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं और मेहनत करूँगी, गांव के और लोगों के लिए सिलाई का काम लूंगी। बस आप ये बताइए कि हम क्या करें ताकि सेठ हमें और परेशान ना करे। किशोर अपनी बेटी की हिम्मत देखकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे अगले दिन सुबह वह फिर खेत की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक अजनबी साधु मिला। साधु ने किशोर के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, हे बुजुर्ग, तुम सुबह सुबह इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे की रौनक गायब है। क्या कोई परेशानी है? मैं एक साधु हूँ, शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अपनी बात बताओ। मेरे पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन मेरे पास अनुभव और दुआएं हैं। बाबा जी, आपकी बात सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन 3 साल से सूखे की वजह से कुछ नहीं उगा। मैंने सेठ रघुनाथ से कर्ज लिया था ताकि अपने घर का गुजारा कर सकूं और अपनी बेटी सुमन की जिंदगी संवार सकूं, लेकिन अब मैं उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा हूं। वो परसों अपने पैसे लेने आएगा और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि वो मेरी जमीन छीन लेगा और फिर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। बुजुर्ग, तुम्हारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, भगवान उनकी जरूर सुनता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा जी, आपकी बातें मेरे दिल को सुकून दे रही हैं, लेकिन मेरी मदद कोई कैसे करेगा? मेरे पास तो कुछ देने को भी नहीं है। सेठ रघुनाथ बहुत सख्त इंसान है। अगर मैंने उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वो मुझे और मेरी बेटी को बर्बाद